हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। हम कर रहे हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। जो हमने एमसीक्यू अभी तक करे हैं 75 क्वेश्चंस, उन सब का पोस्टमार्टम किया है, अच्छे से ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली है, बताया है कौन सा जहर उनमें भरा गया था। अब बारी है हमारे बाकी के 25 क्वेश्चंस का भी सेम तरीके से पोस्टमार्टम करने का। ठीक है, इसकी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपी आईएनआर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये जो सीमा पार लेन देन है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंग्लिश भाषा में, तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है बॉर्डर के बाहर जाना, यानी कि फॉरेन जाना, है ना। तो फॉरेन देखो यहाँ पे किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो ये फेमा है, ठीक है, फेना नहीं है, ये फेमा है, ध्यान रखना। फेमा, एन हटा के बस एम कर दिया है, तो ये फेना से फेमा हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इन्होंने संशोधन किया है ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपीज में ये बढ़ा सकें। ठीक है, इसके जो अमेंडमेंट्स है, संशोधन किए गए हैं फेमा में, वो क्या हैं देखो। ये अमेंडमेंट जो है, ये संशोधन जो है, ये अलाउ करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड इंपोर्ट पेमेंट। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पेमेंट सेटलमेंट होता है, ताकि इसको फॉरेन में भी यानी कि बॉर्डर के बाहर भी हम इंडियन रुपीज में कर सके, तो ये संशोधन इसमें किया गया है। The main purpose of FEMA is to allow cross-border trade transactions to be settled in Indian rupees। यहाँ पे भारतीय रुपये को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की पहल की गई है इस संशोधन के द्वारा। ठीक है, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कैन नाउ यूज आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज इंस्टेड ऑफ फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी। अभी तक हम क्या करते हैं, जब भी हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है, तो जो सबसे इजी फॉरेन करेंसी होती है वो होती है यूएस डॉलर्स, है ना। तो हमें यूएस डॉलर्स में ट्रेड करना पड़ता है, तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं हम कि अब हम इंडियन रुपीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सेटलमेंट्स कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। फॉरेन बैंक्स कैन ओपन रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स इन इंडियन बैंक्स फॉर सेटलमेंट्स। फॉरेन बैंक्स भी क्या कर सकते हैं, भारतीय बैंकों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स। क्या कहते हैं? रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स। ठीक है, ये जो रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स है, स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? फॉरेन बैंक्स के लिए बनाया गया है, जो कि इंडियन बैंक्स में खोला जा सकता है बाय फॉरेन बैंक्स, ताकि पेमेंट्स की सेटलमेंट की जा सके। इससे क्या होगा, ये बूस्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, और यूएस डॉलर की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी इससे, और प्रमोट करेगा इंडियन रुपीस को एज ग्लोबल ट्रेड करेंसी। ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेड करेंसी में प्रमोट करने के लिए भारतीय रुपये को ये संशोधन किए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच बैंक्स इंडियन आर्म हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ओपन 20 ब्रांचेस अक्रॉस 20 सिटीज इन जनवरी 2025? किस बैंक की भारतीय शाखा को जनवरी 2025 में 20 शहरों में 20 शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? तो ये जो बैंक है हमारा, ये है एचएसबीसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, एचएसबीसी को मंजूरी मिली है कि ये 20 शाखाएं खोल सकता है 20 शहरों में। ठीक है, और ये मंजूरी किसने दी है? ये दी है आरबीआई ने। ठीक है, अगर हम बात करें एचएसबीसी की, तो आप बता सकते हो क्या कि एचएसबीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? चलो आप छोड़ो, मैं ही बता देता हूं। एचएसबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है हांगकांग हांगकांग एंड शंघाई। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर एक और बैंक मुझे दिख रहा है, जो कि है बार्कलेज बैंक। आप लोगों को भी दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें, तो ये किस प्रकार का बैंक है? ये एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है। ये क्या है? एक मल्टीनेशनल, ये एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है। यूनिवर्सल बैंक है। ये जो मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसका हेडक्वार्टर है हमारा लंदन में। ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के अगर चेयरमैन की बात की जाए,
ठीक है, इसी के जो ग्रुप चेयरमैन है उनकी बात की जाए तो उनका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो इनका जो नाम है वो है नाइजल हिगिंस। ठीक है, इनका जो नाम है वो है नाइजल हिगिंस। ये क्या है? ये ग्रुप चेयरमैन है, कहाँ के? बार्कलेज बैंक के। ठीक है, फिर यही ऑप्शन बी में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ये कैसा बैंक है? ये भी हमारा क्या है? एक मल्टीनेशनल। ठीक है, ये भी एक मल्टीनेशनल बैंक है। ये भी एक मल्टीनेशनल बैंक है। ठीक है, इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था हमारा यूके। ये जो यूके है ये उत्तराखंड वाला नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम वाला। क्लियर है? और ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी जो है ये दो बहुत ही बड़े स्टॉक्स एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। ठीक है, कौन कौन से वो दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? एक तो है हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये जो हमारा लंदन और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है इसमें ये लिस्टेड है, ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ये लिस्टेड है कहाँ पे? हांगकांग और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। क्लियर है? HSBC जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि HSBC को मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा ताकि ये 20 शाखाएं खोल सके 20 शहरों में। ठीक है, HSBC क्या है? हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक है। ये क्या है? एक ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक है जो कि फिनेंशियल सर्विस ग्रुप भी है, जो कि ग्लोबल प्रेजेंस रखता है प्राइमरीली कहाँ पर? यूरोप में, एशिया में, द मिडिल ईस्ट और अमेरिकाज में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1865 में, याद रखिएगा। HSBC ऑपरेट करता है 80 से ज़्यादा देशों में। ठीक है, इट इज़ मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड बिजनेस फोकस ऑन एशिया। क्लियर है? सर मार्क टकर, ठीक है, ये एक नाम है, सर मार्क टकर, ये अभी ग्रुप चेयरमैन है HSBC के। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, ध्यान रखिएगा ये अपॉइंटेड नहीं है, ये रीअपॉइंटेड है। ठीक है, रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इनका जो नाम है वो है ऑप्शन डी में, यानी कि नृपेंद्र मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है। सॉरी, नॉट अपॉइंट, रीअपॉइंट किया गया है। क्लियर है? तो इनको जो रीअपॉइंट किया गया है ये कब किया गया है? इनको रीअपॉइंट किया गया है 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं PM के। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच कंपनी डेवलप्ड द भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम? किस कंपनी ने भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है, यानी कि बनाया है? तो भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम को बनाने वाली जो कंपनी है वो है ऑप्शन बी में सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, यानी कि SDAL। ठीक है, इस मिसाइल को जब डिजाइन किया गया तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट को फॉलो किया गया है। इसको मेनली डिजाइन किया गया है ताकि ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे तैनात की जा सके, और इसकी जो रेंज है वो अनुमानित है कि ये 2.5 किलोमीटर की रेंज इसकी मानी जाती है, कि ये 2.5 किलोमीटर की रेंज तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। और इसका जो प्रहार का रेडियस होगा, ठीक है, जहां पर भी ये मिसाइल टकराएगी और फूटेगी तो उसके 20 मीटर के रेडियस में, ठीक है, 20 मीटर के रेडियस में इसका घातक प्रहार होगा। क्लियर है? 20 मीटर के रेडियस में इसका बहुत ही ज्यादा असर होगा। तो ये जो भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो वो है हमारा सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, यानी कि SDAL। क्लियर है? आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित पहले कॉरपोरेट राउंड टेबल समिट के दौरान कॉरपोरेट कंपनियों से एक खेल अपनाने का आग्रह किया है। कॉरपोरेट कंपनियों को खेलों में शामिल करने की केंद्रीय मंत्री की इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो इसके कई सारे हैं, बट यहाँ पर जो अभी इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे परफेक्ट उद्देश्य लग रहा है वो है ऑप्शन सी, यानी कि टू स्ट्रेंथन द इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम फॉर होस्टिंग द 2036 ओलंपिक गेम्स। 2036 ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और क्या क्या उद्देश्य हैं देखिए, एनकरेज कॉर्पोरेट्स टू इन्वेस्ट फिनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी कि भिन्न प्रकार के खेलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट मांगना। स्ट्रेंथन ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज फॉर यंग एथलीट्स एट द ग्रास रूट्स लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल की ट्रेनिंग से लेके उनके लिए बहुत ही टॉप नॉच ट्रेनिंग तक का इंतजाम करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड बेटर कोचिंग, अच्छी कोचिंग प्रदान करना। एक्सपोजर और इंटरनेशनल लेवल की प्रिपरेशन देना। प्रमोट लेसर नोन स्पोर्ट्स, जो ऐसे खेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा जाने नहीं जाते देश में विदेश में, तो उन खेलों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना। मेक स्पोर्ट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल ग्रोथ। देखिए अब आया इसका मुख्य उद्देश्य। द इनिशिएटिव एम्स टू पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स बाय 2047। ठीक है, भारत को आज़ाद हुए 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे और ये चाहते हैं कि 2047 तक हम टॉप 5 ग्लोबल स्पोर्ट परफॉर्मर्स में से एक हों। ठीक है, हमारा जो एम है वो ये है कि हम ग्लोबल स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स में टॉप 5 की लिस्ट में आ सकें। द अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड प्रिपेयर टू होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स, यानी कि इनका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करना 2036 के ओलंपिक गेम्स से पहले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। The Union Cabinet has approved the establishment of a third launch pad TLP at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. What is the projected cost for the completion of the TLP, यानी कि थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट? देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी डिटेल्स हैं आप लोगों के लिए। देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां से कई सारी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, रॉकेट्स को लॉन्च किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है वो भी आपको बता दिया गया है, श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक थर्ड लॉन्च पैड बनाया गया है जहाँ से हम रॉकेट्स या सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये तीसरा लॉन्च पैड बनाया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कुल लागत यानी कि जो अनुमानित लागत है वो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3,984 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कॉस्ट है वो है 3,984 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7, What is the new name of Shri Ram Housing Finance SHF after its rebranding? देखिए श्री राम हाउसिंग फिनांस जो है ये घर के लोन को प्रोवाइड कराता है, यानी कि घर बनाने के लिए या फिर जो हाउसिंग फिनांस होते हैं, फाइनेंस पे जो घर बिकते हैं, उन सभी के लिए श्री राम हाउसिंग फिनांस जो कंपनी है ये बहुत ही फेमस है और इसने अभी अभी अपना नाम बदला है, यानी कि अपने आप को बिल्कुल रिब्रांड किया है। और अभी जो इसका नाम है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रू होम फिनांस। ठीक है, आफ्टर रिब्रांडिंग जो इनका एक नया नाम है श्री राम हाउसिंग फिनांस का, वो क्या है, ट्रू होम फिनांस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ई कॉमर्स जायंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर्ड फिनटेक लेंडिंग स्टार्टअप एक्सियो? देखिए किस ई कॉमर्स दिग्गज ने फिनटेक ऋण देने वाली स्टार्टअप कंपनी एक्सियो का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सियो क्या है? एक्सियो एक फिनटेक लेंडिंग स्टार्टअप है। ये छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं
तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि अगर आपको अपनी महिला मित्र के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है परंतु आपके पास पैसे नहीं है, तो एक्जियो क्या करेगा, अमेजॉन पे आपको एक ऑप्शन देगा अमेजॉन पे लेटर का, है ना। आपने देखा होगा यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है अमेजॉन पे लेटर के नाम से। इस पे लेटर के नाम से हमें क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, तो एक्जियो क्या करता है, अगर आपको अपनी महिला मित्र के लिए एक ब्रेसलेट खरीदना है, ठीक है, जो कि है आपका 5,000 रुपए का, तो एक्जियो क्या करेगा, ये आपके बिहाफ पे अभी पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये पेमेंट करेगा, कौन करेगा पेमेंट, एक्सियो, ठीक है। ये जो एक्सियो नाम का हमारा फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप है, ये आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा और ये कहेगा कि आप अपनी महिला मित्र को खुश कीजिए, हमें अगले महीने की 5 तारीख तक, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हमें आप पैसे वापस कर दीजिएगा। अभी हम दे रहे हैं, 5 तारीख तक आप हमको वापस दे दीजिएगा। इस पे ना तो आपका कोई इंटरेस्ट लगेगा ना ही कुछ लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 से 6 तारीख पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। जितना भी आपका अमाउंट परचेज्ड होगा, ठीक है, जितने भी आपका परचेजिंग अमाउंट होगा उसके अनुसार यहाँ पर इनका फिक्स है कि इतने % उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप 5 तारीख तक करते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप 5 को क्रॉस करते हैं, 6 को देते हैं, तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरीके के जो छुटपुट लोन होते हैं ये प्रोवाइड करता है एक्सियो, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये अलग तरीके के लोन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंस्टेंट लोन 4 लाख का, 5 लाख का, ठीक है, डिफरेंट लोन्स आपके एलिजिबिलिटी को देख के। तो अभी क्या है कि एक्जियो को अधिग्रहण करने के लिए जो दिग्गज ई कॉमर्स है वो कौन सी है, वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट पे जो कि एक्वायर करेगा फिनटेक लेंडिंग स्टार्टअप एक्जियो को। क्लियर है यहां तक सभी को? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सेविंग्स प्लान लॉन्च्ड बाय श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस? श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस द्वारा शुरू की गई नई बचत योजना का नाम क्या है? तो यहां पर जो ऑप्शन ए में हमें नाम दिख रहा है श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ, ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय FICCI फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25? वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए FICCI द्वारा भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? जो FICCI ने पूर्वानुमान लगाया था वो है ऑप्शन बी यानी कि 6.4%। यहाँ तक सभी को क्लियर है? 6.4% जो है वो पूर्वानुमान लगाया गया था बाय FICCI के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे भारत की जीडीपी वृद्धि दर है। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, ये आपको याद रखना है। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? इसकी स्थापना की गई थी 1927 में बाय घनश्याम दास बिरला। इट्स हिस्ट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट एक्ट्स एज द वॉइस ऑफ इंडियाज बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये भारतीय व्यवसाय और उद्योग की आवाज की तरह काम करता है, ये पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, ये डिबेट्स इनकरेज करता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। क्लियर है? जो भी इसके मेंबर्स हैं FICCI के, ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which organization is coordinating the Bharat Mobility Global Expo 2025? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का समन्वय कौन सा संगठन कर रहा है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो समन्वय कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है
पीएनबी के एमडी के रूप में और साथ ही साथ सीईओ के रूप में भी। क्लियर है यहां तक सभी को? क्वेश्चन नंबर 13, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स थ्रू वर्चुअल मोड इन विच सिटी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स समर्पित किया है? तो ये जो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स समर्पित किया गया है CSIR को, वो है ऑप्शन डी में, यानी कि मुंबई में। और ये कब हुआ है? ये हुआ है हमारा 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये जो इवेंट है ये हुआ था 17 जनवरी 2025 को। ये जो हमारा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है ये सपोर्ट करता है हमारे स्टार्टअप्स को। ठीक है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ MSMEs को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए और रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको समर्पित किया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर हम रिसर्चर्स भी लिखेंगे क्योंकि यही तो इनका मुख्य काम है। ठीक है, ये प्रमोट क्या करता है? ये प्रमोट करता है इनोवेशंस को। ठीक है, जो तरह तरह की इनोवेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, सेक्टर्स में, तो ये उन इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। इंक्यूबेशन लैब्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इंक्यूबेशन लैब्स को सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ R&D फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, R&D कोलैबोरेशंस जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, ये समर्पित हुआ है R&D कोलैबोरेशंस के लिए, इंक्यूबेशंस लैब्स के लिए, इनोवेशंस के लिए। क्लियर है? आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड रीजनरेटिंग फ्लैटवॉर्म स्पीशीज इन इंडिया? भारत में खोजी गई नई पुनर्जीवित फ्लैटवॉर्म प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन ए, ड्यूगेशिया पुनेंसिस। ठीक है, इसका जो नाम है वो थोड़ा सा डोगेश भाई से भी मिल रहा है। डोगेश भाई आजकल बहुत ट्रेंड में है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नाम है ड्यूगेशिया पुनेंसिस, ये इस फ्लैटवॉर्म का नाम है जो एक नई स्पीशीज पाई गई है और ये अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। अगर आप इसको ऐसे बीच में से यहाँ से काट देंगे तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, ये वापस से अपने आप बन जाएगा पूरा का पूरा। It can regenerate into a new complete platform. Sorry, it can regenerate into a new complete flatworm from a body fragment. ठीक है, इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। अब आप पूछोगे स्टैग्नेंट वाटर क्या है? तो ये होता है स्थायी रूप से जो हमारा जल होता है, जो स्थायी होता है, जिसमें हलचल बहुत ही कम होती है, बिल्कुल स्थिर जल, उसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर में यानी कि स्थिर जल में ये पाया जाता है, जैसे कि पाषाण लेक। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम पुणे। ठीक है, पुणे के रिसर्चर्स द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है और ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इंडियन जूलॉजी में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है अपने आप को दोबारा से बना लेने की, वो स्टेम सेल रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है टू इंट्रोड्यूस UPI सर्विसेज इन साइप्रस। हु इज NPCI पार्टनरिंग विद इन साइप्रस? देखो साइप्रस क्या है? साइप्रस एक यूरोपियन देश है। ठीक है, यहाँ पर UPI सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी और पूछा गया है कि NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है? तो ये ऑप्शन बी यानी कि यूरो बैंक ऑफ साइप्रस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है NPCI, ताकि ये UPI सर्विसेज जो है साइप्रस में प्रोवाइड करा सके। क्लियर है? NPCI is partnering with Eurobank Cyprus to introduce UPI services in Cyprus. Cyprus became the second European country. Cyprus जो है वो सेकेंड यूरोपियन कंट्री बन चुका है जिसने ये घोषणा की है कि वो UPI सर्विसेज को अडॉप्ट कर रहा है, UPI सर्विसेज को ले रहा है NPCI के द्वारा। पहली जो कंट्री है, अगर उसकी बात करें, पहली यूरोपियन कंट्री कौन है? तो वो है हमारा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने UPI अडॉप्ट किया है।
आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच स्टेट्स टेबल वोन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड 2025? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी ने राज्यों केंद्रों शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही हमारा सही उत्तर है। इसने जो है राज्य की झांकी में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टीम वॉन देयर मेडन आईपीएल टाइटल? बस क्वेश्चन यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। विच टीम वॉन देयर मेडन आईपीएल टाइटल इन 2025? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ वेटिंग, 18 सालों की प्रतीक्षा, ठीक है। 18 साल की प्रतीक्षा करने के बाद अब जाके ये 2025 में जीते हैं, और पूरी दुनिया चाहती थी कि एक बार तो इनके हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी आए, और वो ट्रॉफी आ गई। 18 साल का जो परिश्रम था, जो प्रतीक्षा थी, वो फल लाई, और वो क्या थी? ऑप्शन डी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी, है ना। तो आरसीबी क्या है, वो मैच जीत गई है, आईपीएल जीत गई है 2025 का, आखिरकार 18 साल की प्रतीक्षा के बाद। क्लियर है? जितने भी हमारे क्रिकेट फैन होंगे वो तो ये आईपीएल देखते ही समझ गए होंगे इस शब्द को कि यहां पर कौन जीता था। सही ऑप्शन क्या है? आरसीबी। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड बैच ऑफ नक्शा फेज 2 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, व्हाट डज नक्शा स्टैंड फॉर? इसके जो इनिशियल्स हैं NAKSHA, इस पे मत जाना क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका फुल फॉर्म नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो सही उत्तर क्या है? वो है ऑप्शन बी। क्लियर है? ये जो नक्शा है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। क्लियर है? इट इज़ अ पायलट प्रोग्राम ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ये एक पायलट प्रोग्राम है किसका? इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है, जो कि क्रिएट करता है एकदम एक्यूरेट GIS इंटीग्रेटेड अर्बन लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस। ये डाटाबेस बनाता है यूज़ करके मॉडर्न सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ड्रोन सर्वेज और एरियल सर्वेज। ये एरियल और ड्रोन सर्वेज यूज़ करके अर्बन लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस बनाता है, जो कि GIS इंटीग्रेटेड होता है। क्लियर है? इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? द गोल इज टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग, या अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रिजॉल्व लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। जितने भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी को सुलझाने में, प्रोवाइड प्रीसाइजिंग एंड अप टू डेट, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट लैंड इन्फॉर्मेशन ये शहरों के लिए और कस्बों के लिए प्रोवाइड करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री हैज रिसेंटली ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड्स लीडिंग क्रेडिटर नेशन आफ्टर 34 ईयर्स? हाल ही में कौन सा देश 34 वर्षों के बाद जापान को पीछे छोड़कर विश्व का अग्रणी ऋणदाता राष्ट्र बन गया है? तो 34 वर्षों के बाद जिसने जापान को पीछे छोड़ा है वो है जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हु वाज स्वर्न इन एज द 21st प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो जो हमारे साउथ कोरिया के 21वें राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन सी में, यानी कि ली जा-म्यूंग। ठीक है, ली जा-म्यूंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ली जा-म्यूंग जो है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगर बात करें किम मून सू की, तो ये कौन है? किम मून सू जो है ये एक फॉर्मर लेबर एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, लेबर एक्टिविस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अपने देश में ये एक फॉर्मर लेबर एक्टिविस्ट है। यून सुक यूल की अगर बात करें, देखिए इनके नाम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और ये हमें याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपॉइंट किया गया है और करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, एडवोकेटी के पैटर्न में कुछ भी आ सकता है। तो इन सब डिटेल्स को आप याद रखिए। युनसुक यूल जो है ये 13वें यानी कि 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ कोरिया के। ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट, जो जस्ट ली जा-म्यूंग से पहले थे। ठीक है, ये 13th प्रेसिडेंट थे और इनका टेन्यूर क्या था?
वो था 2022 से लेके 2025 तक। ठीक है, 2022 से लेके 2025 तक इनका टेन्योर था। और ये फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर है, प्रोसिक्यूटर। आते हैं फिर अपने मून जा इन पे, ऑप्शन डी। अगर इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, है ना, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो मून जा इन, अगर इनकी बात करें तो ये थे हमारे 12th प्रेसिडेंट। ठीक है, साउथ कोरिया के 12th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये फॉर्मर लॉयर भी थे। ठीक है, साउथ कोरिया में फॉर्मर लॉयर भी थे, यानी कि ये पहले लॉयर भी थे, वकील भी थे। इनका जो प्रेसिडेंट का टेन्योर था वो क्या था, वो था हमारा 2017 से लेके 2022 तक। तो 2017 से लेके 22 तक वो थे हमारे प्रेसिडेंट, कहाँ के, साउथ कोरिया के, हमारे नहीं, साउथ कोरिया के। ठीक है, मून जा इन ये 12वें प्रेसिडेंट थे। फिर इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो बने यून सुक योल। ठीक है, फिर इनके बाद जो बने वो बने हैं ली जा म्यू। क्लियर है। आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई। 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ईटीआई में भारत का स्थान क्या है। तो 2025 के अकॉर्डिंग जो हमारा स्थान है वो है 71st। ठीक है, तो जो हमारा स्थान है वो क्या है, 71st। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत का जो 2024 में स्थान था, 2024 में इंडिया का स्थान क्या था, तो वो था 63। ठीक है, 63rd नंबर पे हम थे, 63rd रैंक हमने हासिल की थी। फिर हम इस पायदान से उतर के थोड़ा सा 71 पर आ गए। ठीक है, हम पीछे आ गए। अगर बात करें यहाँ पे टॉप किसने करा है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो वो है हमारा स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। ईटीआई में जो रैंक मिली है फर्स्ट वो है स्वीडन को। सेकंड जो है वो है फिनलैंड। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी है, नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से। तो सेकंड रैंक जो मिली है वो है फिनलैंड। हमारा जो छोटा भाई है बगल में यानी कि पाकिस्तान, वो है 101 पायदान पे। ठीक है, 101st। तो ये जो है ये 101 रैंक पे कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, छोटा भाई। फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट है 118, ठीक है, 118वें स्थान पर वो है कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो। तो ये हमारे कुछ मुख्य देश हैं जिनको हमें याद रखना है, जो कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शामिल हैं और इनको रैंक किया गया है। फर्स्ट पे है स्वीडन, सेकंड पे है फिनलैंड। ठीक है, फिर 101 पे है पाकिस्तान, 118 पे है कॉन्गो। और 2024 की बात करें तो इंडिया था 63rd रैंक पे, और 63rd रैंक से ये 2025 में कितनी रैंक पर आ चुका है, ये आ चुका है हमारा 71st रैंक पे। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो है ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने जिसको हराया है वो है ऑप्शन ए में विराजित जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर को इन्होंने पराजित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द टर्म AI RAM वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, व्हाट इज इट अबाउट। AI RAM शब्द हाल ही में चर्चा में रहा है, यह क्या है। तो ये जो हमारा ऑप्शन इनमें से सही है वो है ऑप्शन डी, अ मेथडोलॉजी फॉर असेसिंग AI रेडिनेस एंड फोस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल AI अडॉप्शन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। दिस इज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये देखने के लिए कि ये लोग कितने प्रिपेयर हैं AI के लिए। ठीक है, AI के लिए हम कितने प्रिपेयर हैं या AI हमारे लिए कितना प्रिपेयर है, इन सभी चीज़ों के लिए ये एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। A checklist for a country to see if it is ready for the safe and ethical use of AI। देखिए, ethical use of AI का मतलब आजकल क्या है, हमारे यहाँ जो AI का यूज़ होता है वो होता है हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी के साथ
बाइक पे घूमने के लिए और उस पे एक सॉन्ग लगाने के लिए, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ। उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी बाइक चला रहे हैं, पीछे कोई एक खूबसूरत सी महिला बैठी हुई है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली इन इंडिया। तो ये एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को चेक करने के लिए ये एक चेकलिस्ट का काम करता है। इट लुक्स एट थिंग्स लाइक अ कंट्रीज लॉस, technology, economy, and education to identify strengths and weaknesses. It helps government to create better policies to manage AI safety and fairly. ठीक है, AI को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सुरक्षित रूप में इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये मदद करता है गवर्नमेंट की कि इसके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सकें। क्लियर है? तो AI राम इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सेट का, विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन EU इन जनवरी 2025? कौन सा देश जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? तो उसका जो सही उत्तर है, जो संभालेगा, वो है पोलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, पोलैंड ने एज्यूम किया था अध्यक्षता किसकी? काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की, जनवरी 2025 में। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस। और अब हम मिलेंगे अगली करंट अफेयर सीरीज में, जो कि होगा फरवरी महीने की। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। ये वाला जो आपको QR कोड यहाँ पे दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सॉल्यूशंस के साथ इन सभी जो हमने अभी करंट अफेयर्स के MCQs करे हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपको PDF भी मिलेगी। और PDF के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। बट स्टिल हमारा काम है, हम आपको PDFs प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आजकल PDFs का ट्रेंड है। आप लोगों का मन नहीं मानता है जब तक आपके हाथ में एक सुंदर सी PDF ना हो। तो PDF हम आपको इस चैनल पे हर एक PDF को प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप क्या करिए, इसको ज्वाइन कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो लाल बटन दिखता है सब्सक्रिप्शन का, इसको दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और SSC 24/7 पाठशाला में एक सदस्य बनिए, एक मुख्य भूमिका निभाइए हमारे इस परिवार में जुड़ने की। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।